कन्वर्सेशन के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल हुसैन। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, अगर मैं उसको कहूं कि ये हमारी पाकिस्तान का लोगों का कौमी मसला है, और तो ये गलत ना होगा। आज हम बात करेंगे नाज़रीन मोटापे पे, कि मोटापा क्या है, किस तरह हो जाता है, उसकी जनरल रेमेडीज़ क्या हैं, और मेडिकली अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कुछ ज़्यादा ही ये बढ़ जाता है, तो उसको मेडिकली उसका क्या ट्रीटमेंट हैं और किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और सर्जरी में उसके क्या सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट, उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूं। MBBS डॉक्टर हैं, FCPS सर्जरी, FCPS यूरोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह, और एज HOD सर्जरी डिपार्टमेंट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब। सर, वेलकम टू आवर शो। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर मुझे पता है कि सुबह सुबह का वक्त है और अपनी बड़ी ही जो मसरूफियत जो भरी ज़िंदगी से बड़ा स्पेसिफिक एक टाइम निकाल के सर हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। अच्छा सर, स्टार्ट करेंगे आपके प्रोफेशन से। किस तरह आप मेडिकल साइड पे आना हुआ, किस तरह सोचा कि यार MBBS कर लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं? ओके, ये बात है 89 की। 1989 में जब मैंने FSC की तो उस टाइम बस दो ही प्रोफेशन थे, एक डॉक्टरी था, एक इंजीनियर था। सो बड़ा भाई मेरा इंजीनियर है, तो माशाल्लाह वो GSC में वावडा में है, एज चीफ है इस टाइम। तो पेरेंट्स ने कहा कि जी एक चूँकि इंजीनियर बन गया तो आप डॉक्टर बन जाए। मैंने ठीक है, हम डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस तरह FSC की, उसके बाद एडमिशन हो गया MBBS में, और फिर हमने MBBS कर लिया। MBBS करने के बाद एक साल हाउस जॉब की। तो हाउस जॉब में मैंने फिर खुद ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने सर्जन बनना है। तो ये एक स्पेसिफिक होता है, आपके कंडीशन होती है जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं। तो आपकी जो है अंदर की जो विल है, या आपकी जो ख्वाहिश है, या आपका जो आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर क्या बने, तो फिर उस टाइम मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि जी मैंने सर्जन बनना है। सही। ओके, उसके बाद फिर मैंने जो है ना FCPS जो होता है इसका हमारा पार्ट 1, वो पार्ट 1 किया। तो उसके बाद फिर FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग लाहौर शेख ज़ैद से की। वहाँ पे बड़ा टफ शेड्यूल था। बहरहाल ये था कि इतनी अच्छी तैयारी की कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे सबसे पहले गोल्ड मेडल मिला माशाल्लाह। 2001 में मैंने FCPS किया। उसका क्राइटेरिया ये था कि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में फर्स्ट अटैम्प्ट हो और मोर देन 70% नंबर हो। तो जो हमारी CPSP है ये तकरीबन 1951 में स्टार्ट हुई थी। सो 51 से लेके 2001 तक किसी को नहीं मिला था। तो आई एम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको FCPS सर्जरी में गोल्ड मेडल मिला, सर जफरुल्लाह चौधरी के नाम से। उसके बाद फिर मैं निश्तर आ गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि और पढ़ना चाहिए। सो मैंने सेकंड फेलोशिप की यूरोलॉजी में। सो आई एम डबल FCPS। तो इस बेस पे फिर मैं डायरेक्ट AP सिलेक्ट हुआ। तो इसलिए मैं छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गया हूँ। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है, पेरेंट्स की दुआएं हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत एजुकेशन हासिल की, और मैं डायरेक्ट AP सिलेक्ट हुआ। माशाल्लाह मैं जल्दी प्रोफेसर हो गया। चलें माशाल्लाह। ये आप ये ना समझें कि ये प्रोफेसर हैं तो इनकी एज ज़्यादा होगी, लेकिन वो वाकई उनकी एज भी कम है। और जिस तरह वो बता रहे हैं कि ही वाज द फर्स्ट वन जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया। उसके बाद तो सर फिर ज़ाहिर आप तो जैसे दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, मैट्रिक या FSC की भी बात करें तो बच्चे पूरे नंबर ले रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। वो सिनेरियो चेंज हो गया ना। हमारे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, अब MCQ आ गए हैं। उस वक्त तो 60% इसके नंबर आ जाते थे। वो मुझे भी याद है, मैंने भी 2010 में मैट्रिक किया तो उस वक्त 80% एक मार्क होता था हमारा, कि 80% जिसके आगे वो बड़ा शाइनिंग स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। और उससे पीछे चले जाएं तो फर्स्ट डिवीजन 60% में बनती थी। तो एट दैट टाइम 60% इज मोर देन इनफ। तो उसके बाद तो अब तो तकरीबन ऐसा होता है कि जिसके एक नंबर भी कम है तो बल्कि पॉइंट से भी आगे जो है ना वो कुछ चल रहा होता है। मेरिट लिस्ट अगर हम MBBS की देखें, वो उसमें ये है ना कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है MCQ हो गए हैं, तो वो इजी हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है मोटापे पे हम बात करेंगे। आप ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं मेडिकल साइड में और सर्जरी को देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि मोटापा है क्या, कहते किसे हैं, मतलब
कौन सा ऐसा शख्स है, उसकी क्या फिज़िकल या उसकी क्या मेडिकल पोजीशन हो जिसको देखने के बाद आप इस चीज़ का तहैया करते हैं कि ये मोटापे वाली कैटेगरी में, एक स्लिम स्किनी हो गए, हेल्दी हो गए, देन मोटापा, कि ये मोटापे वाली फेज़ में आ गया। इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। इसमें बेसिक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। BMI की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसका जो है वेट और एज के हिसाब से। सो आपकी वेट डिवाइडेड बाय एज, उसको हम जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आपका निकलता है BMI डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं। मसलन एक आदमी है, उसका कद 5 फुट है, उसका 80 किलो वजन है, उसका BMI डिफरेंट होगा। सेम एज में अगर एक बंदा है 6 फुट का और उसका 100 किलो वेट है तो वो उस BMI में नहीं आएगा। तो जिसकी हाइट और उसके हिसाब से उसकी वेट और एज, ये तीनों चीज़ें मिला के हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। सो नॉर्मल BMI हम लेते हैं 25, राइट। ओके, सो 25 जिसका BMI है तो वो नॉर्मल है, हेल्थ नॉर्मल है। सो BMI जिसका 25 से कम है वो अंडरवेट है, ये एक बात होगी सिनेरियो के। 25 इज कट ऑफ पॉइंट, 25 से लेकर 30 तक हम कहते हैं ओबीज, कि ये थोड़ा सा ओबीज 1 है, ओबीज ओबेसिटी में ओबीज आ जाएगा। 30 से 35 1 आ जाएगा क्लास 1 ओबेसिटी, फिर 35 से 40 आ जाएगा क्लास 2 ओबेसिटी, और जिसका 40 से ज़्यादा BMI है वो क्लास 3 ओबेसिटी में आ जाएगा। तो इस तरह के तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं कि हम BMI निकालते हैं पहले, उसकी हाइट डिवाइड बाय वेट और मल्टीप्लाई 2, तो उसके के साथ वो जो है ना आपकी निकल आती है BMI। सो BMI विल डिसाइड कि आपका ओवरवेट है कि नहीं है। सो जिसका अगर ज़्यादा कद लंबा है और वो जो है उसका वेट भी ज़्यादा है तो नहीं मसला, राइट। छोटे कद का ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा मसला है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है फार्मूले के हिसाब से, मेल और फीमेल में थोड़ा फ़र्क होता है BMI का। उस वाले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फीमेल्स का BMI थोड़ा डिफरेंट है, मेल का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू वाइज कट ऑफ पॉइंट इज़ 25, राइट। और उसी हिसाब से जैसे भी आपने बताया कि क्लास 1 क्लास 2 जैसे आपने बताया, और उसी हिसाब से उनके इलाज भी हैं, ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में एक लेमैन के लिए जब कोई भी बंदा क्लास 1 में है सपोज, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में आप कुछ डाइट हवाले से या किस हवाले से हिसाब से उसकी जो है ना आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ओके, सो काजेज़ पहले कर लें। यस। सो ऐसे है कि मैं जैसे आज टाइम चेंज हो रहा है, जो ओबेसिटी है ना ये हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है जी। पहले कम थी, उसकी वजह ये थी कि जब मैं बचपन में था मसलन, हम तकरीबन 3-4 घंटे खेलते थे, बिल्कुल, और हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था कि ये बाहर गया हुआ खेलने और बस चला गया तो आ जाएगा। तो हम 2-3 घंटे डेली खेलते थे, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। अब चूँकि हालात ऐसे हो गए हैं, मुख्तलिफ मैं वजूहात पे नहीं जा रहा, सो चूँकि बच्चे बाहर नहीं जाते, फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो नहीं है, प्लस जो है ना आपका मोबाइल हर बंदे के हाथ में है। फोर्थ ये है कि हमारी एज़ कम्पेयर टू हमारे ज़माने के हिसाब से जो इनकम है ना वो बढ़ गई है। उस इनकम के बढ़ने से ये हुआ कि खाना पीना और आर्डर बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं मसलन अपने बच्चों को क्लास में एग्जांपल देता होता हूँ कि आप रात 11-12 बजे बाहर निकलें तो सबसे ज़्यादा फूड पांडा फिर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपके मेरे घर में भी, आपके घर में एक बेल बजेगी 11 बजे के बाद टिन, और पता लगेगा एक फूड पांडा वाला या KFC वाला या मैकडोनल्ड वाला खड़ा है और पार्सल आपके जनाब घर में आ गया है, बिल्कुल ऐसे। अब बच्चों ने क्या किया है कि बच्चे जो है ना वो उन्होंने खा लिया है, खा के जो है ना फिर वो जागते रहते हैं, फिर वो स्नैकिंग करते हैं और वो फिर लेट सोते हैं। बल्कि मैं उनको कहता होता हूँ अर्ली स्लीपर, अर्ली मॉर्निंग। मसलन हम 11 बजे सोते हैं, कुछ 12 बजे सोते हैं, फिर थोड़े से लेट नाइट होते हैं जो 2 बजे सोते हैं। उसके बाद मैं कहता होता हूँ ये अर्ली मॉर्निंग है जो 4 बजे सोते हैं, हाँ, जो सुबह सुबह सोते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग स्लीपर्स हैं। तो इन सारी वजूहात पे जो चीज़ें हैं, प्लस फ्राइड चीज़ें बढ़ गई हैं, खाना पीना बाहर का बढ़ गया है, कुछ हमारा ख़वातीन का भी कसूर है जो घर खाना नहीं बनाती। जब कोई मसला वो ऑर्डर कर लो, बस ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है। जब भी कोई मसला है ऑर्डर कर लो, चीज़ आपके हाथ में होगी, क्यों आपके पास पैसे हैं। तो इनकम बढ़ गई है, उसकी वजह से आपके ऑर्डर बढ़ गए हैं, उसकी वजह से आपका खाना पीना बढ़ गया है, और आपके हर बंदे के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, वो बैठा स्क्रीन टाइम पे देखी जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, खाना पीना ज़्यादा हो गया, तो आपका वेट जो है ना पुट होना और अनहेल्दी खाना पीना ज़्यादा हो गया। ये तो है ही अनहेल्दी, जो बाहर की चीज़ आएगी वो अनहेल्दी होगी, सिंपल सी बात है, जो भी होगी। सो बाहर से जो भी चीज़ आएगी वो अनहेल्दी होगी। अब वो चीज़ें ये है कि आपकी चीज़ें ऐसे ऐसे एक्युमुलेट हो रही हैं। अब बेसिक फार्मूला ये है कि इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अगर आपका इनपुट ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके डिपॉजिट होता जाएगा फैट की सूरत में, बिल्कुल। आउटपुट आप नहीं कर रहे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप खेल नहीं रहे, आप बाहर नहीं जा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो ऐसा फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और ये खासतौर पर लड़कियों में ज़्यादा है।
सो हमारे माशरे में आजकल फीमेल्स का वेट ज़्यादा होना शुरू हो गया है, इन्हीं वजूहत पर कि वो बाहर नहीं जाती, खेलती नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, स्ट्रेसेस हैं, हार्मोन्स हैं, उनकी वजह से उनका जो है ना वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये बेसिक प्रॉब्लम है या बेसिक इशू है जहाँ से काम स्टार्ट होता है। सो वंस स्टार्टेड फिर आपकी हैबिट बन जाती है, जब आपकी हैबिट बन गई है तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते, तो बस फिर वो आपका वेट पुट ऑन 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 और ऑन वो चलता है। वो एक मैं क्लिप देख रहा था, उसमें किसी मूवी का क्लिप था, तो उसमें वो जो हीरोइन होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो कहती हैं जी बचपन में मेरी दोस्ती लग गई खाने से और टीवी से, सही, और उसके बाद दरमियान में और भी दोस्त आए, जिम आया, डाइट आई, लेकिन वो आए और गए, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा वो मेरा खाना रहा। तो वो थोड़ी सी उसमें हेल्दी दिखाया हुआ है। तो आप वाली बात है कि उन चीज़ों की हमें इतने हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम फिर उन चीज़ों को नहीं मतलब जिम में भी अगर जाना शुरू करें तो 1 महीने 2 महीने उसके बाद फिर हम लोग छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन एक्सरसाइज का भी यही हाल है। और इसमें एज अ होल मैंने भी काफ़ी दफ़ा ट्राई की और 4-4 5-5 महीने कंटिन्यूस किया भी सही, इसी तरह एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जिसे कह लें, लेकिन वो हैबिचुअल नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारी मोबाइल स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करने की जो आदत है या हमारे बाकी खानों की या ये आपके जो जंक फूड खाने की आदत है, ये एक लंबा एक कंटिन्यूस पीरियड ले चुकी है और वो हमारे कह लें खून में रच बस गई है, जिसकी वजह से इसको छोड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, ये तो हमारे कॉजेज हो गए। एक कॉजेज रहती है वो मेडिकल कॉजेज में ये कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें कि वेट गेन होता है, उसमें खाने पीने का इतना रोल नहीं होता जितना कि डिजीज का रोल होता है। मसलन फीमेल्स में खास पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, उसमें ये होता है कि आपकी सिस्ट जो ओवेरियंस हैं उनके साथ सिस्ट बन जाती हैं और वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, उस वजह से आपका जो ना वेट गेन शुरू हो जाता है। इसमें पेशेंट का इतना कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनने में। जो पेशेंट हेल्दी होगा उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनेगी, जब ओवरीज बनेगी में पॉलीसिस्टिक बनेगी, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो उसके बाद जो है ना आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ आप कह लें कि ये एक मेडिकल कॉज है। इसी तरह आपके लेट से हाइपोथायराइडिज्म है जो हमारे माशरे में मतलब गिलड़ है, तो गिलड़ में एक हाइपर होता है और एक हाइपो। तो हाइपोथायराइडिज्म में भी ये होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसमें भी खाने पीने का इतना ताल्लुक नहीं होता। तो इस तरह की 2-4 चीज़ें या डिजीज़ ऐसी हैं कि जिनमें डिजीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से वेट गेन हो रहा होता है। सो जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो पहले हम ये सारी चीज़ों का टेस्ट कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कि काज क्या है। तो अगर काज आपकी ज़्यादा खाना है तो उस तरफ आएंगे, तो अगर काज आपकी मेडिकल है तो मेडिकल को वो हल करेंगे। सो 2 चीज़ों में बेसिक डिफरेंस आता है आपका ट्रीटमेंट में कि आपने उसकी जो हैबिट्स हैं उनको ठीक करना है और या आपकी जो मेडिकल डिजीज़ है उसको ठीक करना है। सो मेडिकल डिजीज़ को जब आप ठीक करते हैं तो वेट लॉस जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो डिजीज़ की वजह से था, डिजीज़ आपने ठीक कर ली तो वेट लॉस जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन हैबिचुअल का करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो तो देखें ना आपके अपने हाथ में है, अब आपका हाथ ही ना रुके। मैं अभी कुछ अर्सा पहले अगर मैं अपनी आपसे थोड़ा सा स्टोरी शेयर करूं तो कुछ अर्सा पहले मैंने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ये कम कर दी थी। कम इन सेंस के जहाँ पूरा गिलास पीना वहाँ 2 घूंट डाल के, क्योंकि वो एक वो कहते हैं ना कि तसल्ली और वो एक रिलैक्स बंदा होता है जब घूंट आना रहता है बड़े अरसे बाद, तो ये भी एक तरह का नशा ही कह लें। तो मैंने वो कम कर दिया, उससे मेरा ज़्यादा फैट था बेली पे, तो वो कम हो गया। ठीक है, मामला ठीक है, जस्ट आप एक हेल्दी डाइट्स पे आ जाएं। बिल्कुल। उसके बाद फिर उम्रे पे जाने का इत्तेफाक हुआ 2-3 महीने पहले, तो वहाँ चलना बहुत ज़्यादा पड़ा। इवन वहाँ मैंने टिन मतलब हर खाने के साथ 1 टिन पैक नॉर्मल पिया, और लेकिन वहाँ इतनी एक्सरसाइज वॉक इतनी ज़्यादा होती थी कि जब मैं वापस आया तो मेरा बिल्कुल बेली स्ट्रेट था, पेट बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है। ये और ना ये वो बात है इनपुट आउटपुट, एग्जैक्टली। आपने खाया भी ज़्यादा लेकिन आपने एक्सरसाइज ज़्यादा की, बिल्कुल। जो कुछ भी था हजम हो गया, वो उल्टा स्लिम हो गया काम। रूटीन में ये होता है कि हम खाते ज़्यादा हैं, आउटपुट नहीं निकलता, ऐसे यूटिलाइजिंग हो जाता। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दावतों का सिलसिला, वो दावतें करते करते अब दोबारा जो है ना वो मामलात कुछ मुझे लग रहे हैं कि खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से आज देख रहे हैं कि मैं आज शलवार कमीज में, मतलब नॉर्मली व्यूअर्स को पता है कि हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो है ना प्रॉपर हमारी जो शूटिंग वगैरह चल रही होती है। माशाल्लाह आज आप भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो ये है कि तो कुछ चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। तो सर अब कॉजेज़ की बात हो गई, देन अब हम उनके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स पे आएंगे कि किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि अगर हैबिचुअल हैं, खाने की वजह से है, तो उसके क्या
आप सोल्यूशंस देते हैं, और इसी तरह अगर कोई मेडिकल है, मेडिकल इशू है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? ओके, इसको हम तकरीबन 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। 4 सेगमेंट्स में पहले तो आप उसको पेशेंट को ये समझाएं कि आपका इनपुट कम होना चाहिए, ठीक है। सो हेल्दी डाइट्स, अब हम ये एक बड़ा आसान सा वो कर दें कि आपने जितनी भी चे वाली चीज़ें हैं ना, चे से वो बंद कर दें। अच्छा, ठीक है। उसमें सबसे आसान चीनी, चावल, चपाती और चिकनाई। ज़बरदस्त। बस ये बड़ा अच्छा, ये इंटरेस्टिंग वैसे फार्मूला है। चे वाली आप 5 चीज़ें बंद कर दें, देखें आपका वजन ठीक होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है बे से जितनी बेकरी की चीज़ें हैं, बंद है, बर्गर है, ये भी आप बंद कर दें। सही है। बस चे और बे को आप बंद कर दें और सिंपल आप घर का खाना खाएं, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त। अब ये हो गया कि आपने इनपुट कम कर दी है, अब आपने थोड़ी सी आउटपुट बढ़ानी है। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए सिंपल है कि आप थोड़ी बहुत वॉक करें, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। उससे ये होता है कि आप फिट रहते हैं, अपने आप को ना बंदा फिट फील करता है। तो एक्सरसाइज से, वॉक से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होती हैं, उससे आप खुश भी रहते हैं और आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करते हैं, मूड अच्छा रहता है और आप जो है ना अपने आप को ज़रा फिट महसूस करते हैं। एक आप लेट से आप किसी का वजन है 10 किलो कम कर लेना, तो वो उसको ऐसे लगता है कि मैं बड़ा पतला सा हो गया हूँ, मैं हल्का सा हो गया हूँ और मैं हवा में उड़ता फिर रहा हूँ, और वो बड़ा मजा आता है। आप वेट कम करके देखें, बड़ा मजा आता है। नहीं बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें तो आप उसमें ले लें डाइट में, कि आपने चे वाली चीज़ें और बे वाली चीज़ें आपने बंद कर दी हैं, ठीक है ना। अब आप देखें, हमारा इसमें प्रॉब्लम ये है शुरू से कि जो हमारी हैबिट्स है ना खाने की, वो ज़रा डिफरेंट है। अब उसमें ये चीज़ मैं बताता हूँ कि खाने को बहुत कुछ है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब मसला ये बात ये है कि सबसे पहले तो जो हमें बचपन से वो पढ़ाया जाता है, माँ सिखाती है ना कि पुत्र टेढ़ पार के रोटी खानी है। हाँ जी, ये गलत है। ठीक है ना। तो पहले तो हम रोटी के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, आप अगर आपने मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 1 प्लेट चावल खा ली है ना बिरयानी की लेट से, तो वो आपको तसल्ली से नहीं होती, यार पेट नहीं भरा, मज़ा नहीं आया। जब तक रोटी नहीं ना खानी, उस तक मज़ा नहीं होता, ठीक है। दाढ़ गीली नहीं हुई अभी तो यार, मतलब रोटी नहीं खाती तो बस मज़ा ही नहीं आया, टेढ़ नहीं पड़ा, हैबिट बन चुकी। अब देखिए कैलोरीज आपने ज़्यादा खा ली हैं 2 प्लेटें चावल के आगे, फिर भी आप कहते हैं नहीं यार ऐसा मज़ा नहीं आया, तसल्ली नहीं हुई। KFC आप जाएं, आप एक बर्गर खा लें, आप एक पीस खा लें, बोतल पी लें, बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही लगता है यार कोई रोटी तो खाती नहीं, तसल्ली नहीं हुई। आप कैलोरीज 1000 खा गए हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं तसल्ली नहीं हुई। तो ये एक बचपन से ठूस के हमारे अंदर भरा जाता है कि जो ना रोटी खानी है, बस रोटी सारी चीज़ है। एक्चुअली रोटी नहीं है, सारी तकरीबन 2/3 दुनिया में रोटी नहीं है, ऐसे ही है। ये हमारे सिर्फ बरसगीर में है, ठीक है। ऐसे ही है, ये सिर्फ बरसगीर में रोटी का कंसेप्ट है, बाकी दुनिया में कंसेप्ट नहीं है रोटी का, बिल्कुल बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, चलो लोग कहते हैं मैं ना इधर एक फनी किस्सा शेयर करूं। मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो तकरीबन हमने 7-8 दिन वहाँ गुजारे। अच्छा, वैसे जैसे ही हमारी फ़्लाइट लाहौर उतरी ना, तो मेरे कुलीग आए हुए थे मुझे लेने के लिए, कहते यार क्या करना है, मैं सीधा लक्ष्मी चौक चलो, रोटी नहीं खाती। रोटी नहीं खाती यार इतने दिन हो गए हमने तो रोटी नहीं खाई, रोटी खिलाओ हमें। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट में है, और बाहर अगर चले जाएं तो वहाँ ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना। अगर चावल होंगे तो लेट्स से वो बॉइल्ड होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो हम चावल भी तड़के वाले खाते हैं, बिल्कुल। तो ये जो हमारी कस्टम्स है, जो हमारे बने हुए हैं, रिवाज बने हुए हैं, ये इनको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब लेट से आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने खाना क्या है। सो खाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसमें। अगर सिंपल सा आप देखें ना, आप मुझे क्या एक सादा सा मैं डाइट प्लान बना दूँ आपको, सादा सा, उसमें आप फिट कर लीजिएगा चीज़ें जो भी करनी है। आप सुबह उबला हुआ अंडा खाएं, ठीक है, आप 2 अंडे खा लें उबले हुए, और एक छोटा सा कप चाय का आधा सा या एक ग्रीन टी ले लें, ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। सो आपने प्रोटीन्स ली हैं, आपने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड नहीं किए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा है, आप बहुत सारा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च उसका बनाए आमलेट, और आमलेट आप चम्मच से खा लें, राइट। तो रोटी नहीं है इसमें, रोटी है ही नहीं, ठीक है ना। ये आपकी तसल्ली हो जाएगी, ठीक हो गया ना। उसके बाद से आप 10-11 बजे आपको फिर लाइट से भूख लग रही है या कुछ हो रहा है, तो आप एक छोटा सा फल मौसम के हिसाब से, ठीक है ना, मसला आजकल किन्नू आया हुआ है, आप एक किन्नू खा लें, उसके बाद आप एक ग्रीन टी ले लें, ठीक है ना। अब दोपहर का है, लेट से खाना कुछ खाते हैं नहीं, कुछ नहीं खाते, तो आप एक प्लेट भरें सलाद की, ठीक है। और मैं सबसे आसानी के लिए कहता हूँ, घर जब मैं स्पेशल कोई चीज़ नहीं है इसमें, आपके घर में जो भी सालन पका हुआ है ना, वो उसके ऊपर डाल लें, उसको सारे को मिक्स करें और चम्मच से खा लें, सही। अब मैं देखे, मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कही कि बाजार से लानी है, स्पेशल लेके लाना है, ये लाना है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। शाम को आप फिर एक ग्रीन टी ले लें। अब रात का खाना आ गया ना, तो उसमें आपने 100 ग्राम प्रोटीन्स खानी है,
आप प्रोटीन जो मर्जी खाएं, आप मुर्गी खाएं, आप बकरा खाएं, आप बड़ा गोश्त खाएं, आप छोटा गोश्त खाएं, आप फिश खाएं, जो मर्जी खाएं और जैसी मर्जी खाएं, ठीक है। आप शामी के बाद घर बना के रख लें, आप KNN's की चीज़ें ले लें, आप मुर्गी का पीस करा लें, आप बकरा बना लें, आप गोश्त का जो मर्जी 100 ग्राम मीट गोश्त वो आपने खाना है, ठीक है। और 8 बजे तक खाएं और उसके बाद आप जल्दी सो जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि 8 बजे तक खाएं। हाँ, इससे लेट नहीं करना कि 10-11 बजे आप खा के और फिर सीधा बेड के ऊपर लेट बेड के ऊपर। तो इससे ये होगा कि आपके सारे मेटाबॉलिज्म, आपकी चीज़ें सब कुछ जो है ना वो आपकी शिफ्ट कर दी हैं। आपने देखें प्रोटीन्स पे हम आ गए हैं और सैलड पे आ गए हैं। इसमें से हमने 6 चीज़ सारी निकाल दी, बेबी हमने निकाल दी है, ठीक हो गया ना। कोई बेकरी की चीज़ नहीं है, कोई बोतल नहीं है, कोई आपका बंद नहीं है, कोई चपाती चिकनाई कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप बाजार से चीज़ें मंगवाएं। और मैंने वो देखा है दूसरी जो आजकल चल रही होती है, एक एटकिन डाइट है, तो लोग वो जो है ना वो स्पेशल मंगवाते हैं, चीज़ें घर पे आ रही होती हैं, पैसे लग रहे होते हैं। नहीं, नथिंग। आपके घर में जो चीज़ है आप बस उसे करें। बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यार मैं रोटी नहीं खाई, तो आप जो आटा लें उसकी रोटी बना के आप एक रोटी खा लें छोटी सी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो अच्छा बेनिफिट है आपके लिए जौ का आटा जो है। तो ये बात सिर्फ ये है कि ये आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, फिर आप वो चीज़ें खाएंगे ये जंक फूड वगैरह तो आपको अजीब सा लगेगा। अब अगर मतलब मैं चाय मीठी पी लूँ ना तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, मुझे गुस्सा आता है कि ये चाय मीठी क्यों है, ठीक है ना। तो एक आदत की बात है, आप बोतल छोड़ दें। अच्छा, फिर एक और एक अजीब सा कंसेप्ट है कि अगर बोतल नहीं पी तो खाना हजम नहीं होता, या जो बोतल नहीं पीते उनका खाना हजम नहीं होता। होता है, सब कुछ होता है। वो हमने एक ऐसे बनाया हुआ है कि खाने का बोतल पीनी कि कोई भी आप ऐसी मुर्गन ग़िज़ा खाएं तो उसके ऊपर बोतल, जब बोतल तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, होनी नहीं चाहिए उसूलन। तो एक देखें, एक बोतल में 125 कैलोरीज होती हैं, 5 चम्मच चीनी के होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं आपको एक गिलास दूं और उसको अपने आप में 5 चम्मच चीनी डाल दूं ना, आप नहीं पी सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी मीठी। और वो हम शौक से पीते हैं। वो हम जो है ना एक 5 चम्मच चीनी के बोतल में डाल के सोडा बना के उसको बड़े शौक से पी रहे होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी आपकी हेल्दी चीज़ें हैं। तो ये एक है फर्स्ट आपकी है डाइट। सेकंड प्लान में आपके आ जाते हैं कुछ मेडिसिन कुछ ऐसी हैं बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तहत आपकी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपकी गट से अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती, कुछ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, कुछ आपकी जो चीज़ें अब्जॉर्ब हो गई उसकी यूटिलाइजेशन को करती हैं। सो सेकंड नंबर पे आपकी ड्रग्स आती हैं, राइट। उसमें ओरल ड्रग्स हैं, और ओरल ड्रग्स के बाद आपकी कुछ ऐसी ड्रग्स नई आ गई हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं जो आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर देते हैं, राइट। GL1 कहते हैं उसको, GLP-1 एगोनिस्ट आ गए हैं। उससे ये होता है कि जब आपको थोड़ी भूख कम लगती है तो फिर आप थोड़ा खाते कम है तो आपका वजन कम होता है। राइट। सो दे बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स की, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मेडिसिन्स, राइट। ठीक है। तो उसके बाद आपकी थर्ड टाइप आती है जो बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स हैं जिनका BMI 35 से ज़्यादा है, 35 से 40 तक होता है। उसमें फिर हमारी आती है सर्जरी, राइट। तो सर्जिकल, फिर हम आते हैं सर्जिकल ऑप्शंस पे। तो सर्जिकल ऑप्शन में हमारे पास 2 बेसिक चीज़ें हैं, एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और दूसरी है हमारी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, राइट। अच्छा, मैं आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि आपका जो स्टमक है वो एक स्टोर हाउस है, बिल्कुल। तो हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में ये करते हैं कि उसका स्टमक का 2/3 पोर्शन काट के बाहर निकाल देते हैं, राइट। अच्छा, मैं सादे अल्फाज में ये कहता हूँ कि जिसका मुंह नहीं बंद होता उसका हम मैदा बंद कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आप रूटीन में नॉर्मली 500 ग्राम खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो आफ्टर दिस प्रोसीजर आप सिर्फ 100 ग्राम खा सकेंगे या 100 ग्राम पी सकेंगे। अब यहाँ पे 400 ग्राम का लगा आपका कट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि आपने जैसे ही 100 ग्राम से ज़्यादा चीज़ ली ना तो वो उल्टी आ जाती है, सही, तो फिर बंदा नहीं लेता, राइट, ठीक हो गया। एक तो आपने चीज़ हेल्दी लेनी है, एक आपने 100 ग्राम लेनी है। अब वो जो 400 ग्राम का आपका कट लगा है उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो उससे ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने 30-30, 40 से 50 किलो वजन कम किया हुआ है सिर्फ जस्ट इससे, इस सर्जरी से। उसमें दूसरा होता है एक हार्मोन, जो ग्रेलिन हार्मोन होता है, वो भी हम उस पोर्शन को निकाल देते हैं तो भूख भी कम लगती है। अब भूख कम लग रही है, आपका पोर्शन भी छोटा है, आप खा भी कम रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपने, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव मींस एक पतली सी आपने स्लीव बना देनी है, बाकी निकाल लेना है, राइट। दूसरा होता है हमारा मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। मिनी गैस्ट्रिक मींस के स्टमक अगर बड़ा है तो उसको हम काट के छोटा भी करते हैं। और फिर अगला है बाईपास। बाईपास का मतलब ये होता है कि हम फर्स्ट 200 सेंटीमीटर ऑफ जो छोटी आंत है, जेजनम उसको हम कहते हैं, उसको हम बाईपास करके ऊपर ला के लगा देते हैं। तो जो हमारी मेन अब्जॉर्प्शन है वो फर्स्ट 200 सेंटीमीटर ऑफ जेजनम में सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो जब हम वो बाईपास कर देते हैं तो वहाँ अब्जॉर्प्शन नहीं होती,
राइट। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने 500 की बजाय मिनी गैस्ट्रिक 100 ग्राम खाया है तो 100 ग्राम जब आगे तक पहुंचता है अब्जॉर्ब में तो 50 रह जाता है। बिल्कुल ऐसे तो आपकी सिर्फ 50 कैलोरीज अब्जॉर्ब होंगी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा वेट लॉस होता है। जो पेशेंट्स 150 kg से अबव होते हैं, लास्ट टाइम मैंने किया था 193 kg का पेशेंट था, उसका मैंने किया था मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। तो जब इतना ज़्यादा वेट हो तो फिर हम उसमें मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। तो जहाँ आपके 500 लेट से ग्राम थे या 500 कैलोरीज थी तो वो रह गए हैं सिर्फ 50। अब 450 का आपका कट लगा है, तो इससे फिर आपका जो है आहिस्ता 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 करते 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 आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने 80-80 किलो वजन कम किया हुआ है। तो जब आपका 10 किलो वजन कम हुआ है और उसके बाद जब आपका वजन कम होना शुरू होता है तो जो प्रॉब्लम्स थे वजन ज़्यादा होने की वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स कम होना शुरू होते हैं। मसलन सबसे ज़्यादा तो होता है बंदा खराटे ले रहा होता है, सोते हुए वो बड़े खराटे ले रहा होता है, वो ठीक हो जाता है। फिर आपके जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो ठीक हो जाता है। आपके कपड़े ठीक होने लग जाते हैं, पुराने कपड़े आने शुरू होते हैं। जब आप कभी भी अपनी पुरानी पैंट पहने तो जो वो खुशी होती है ना, वैसी खुशी नहीं, मैचलेस है वो खुशी मिल ही नहीं सकती आपको। बिल्कुल ऐसे ही कि आपको आपकी पुरानी पैंट पूरी आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपके शुगर आपकी ठीक हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। मेटाबॉलिक सर्जरी इसको इसलिए कहते हैं कि जब आपका वेट लॉस होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, आपकी शुगर ठीक होती है, आपकी वेस्ट ठीक होती है, आपका बीपी ठीक होता है, आपके बाकी सारे पैरामीटर्स आहिस्ता 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 जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सो वो सारे प्रॉब्लम जो वेट की वजह से थे, जब वेट कम होगा तो वो सारे ठीक हो जाते हैं। जबरदस्त। ये एक मैजिकल ड्रग है, वो सर्जरी हम किसको कहते हैं, एक मैजिकल है। अगर किसी बंदे का वजन 193 किलो था जो मैंने लास्ट किया है, वो लेट से 100 किलो पे भी आ जाए तो 93 किलो वजन जब उतरेगा जिस्म से वो क्या फील करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो हवा में उड़ता फिरेगा। जी नाजरीन, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सिलसिला अपने आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, HOD सर्जरी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। जैसे कि सर बात हो रही थी कॉजेज़ के हवाले से और बाकी जो उसकी हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस तरह है थोड़ा कास्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसमें ये बेसिकली ये है कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ठीक है, हम छोटे छोटे 4 सुराख करते हैं, अंदर जाते हैं, गैस भरते हैं और हम अपना काम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कर लेते हैं। सो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसमें जो हम डिस्पोजेबल स्टेपल्स प्लस गन्स यूज़ करते हैं और ट्रोकार्स यूज़ करते हैं, उनकी प्राइस तकरीबन 3.5 लाख रुपए बनती है। राइट। और अगर पेशेंट जो है ना अगर इतना अफोर्डेबल नहीं है तो वो निश्तर में कराएगा तो उसको तकरीबन 3.5 लाख रुपये उसका खर्चा आएगा। बाकी वहाँ पे सर्जन फीस, एनेस्थीसिया की, थिएटर की, ICU की वो नहीं है सारी। तो यही अगर वो प्रोसीजर प्राइवेट करेगा तो तकरीबन 5 लाख कॉस्ट आती है। जो MGP है उसमें तकरीबन 6 लाख रुपये कॉस्ट आती है। तो ये बेसिकली जो आपके डिस्पोजेबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ये उनकी कास्ट है। तो इसलिए ये थोड़ी सी सर्जरी जो है थोड़ी सी महंगी है। तो इसलिए लोग जो है ना कम अफोर्डेबल हैं, आजकल वैसे इकोनॉमिक्स क्राइसिस हैं, तो थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तो वो उसको जो है कि हम जो पेशेंट ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता फिर हम उसको निश्तर में कर देते हैं। राइट। तो इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है कि गवर्नमेंट, ज़ाहिर आप लोग एक पब्लिक हॉस्पिटल में हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरह से कोई अप्रोच करने का कि जी इसको अफोर्डेबल किया जाए कुछ ऐसे पेशेंट्स के लिए जो नीडी हैं आफ्टर एवेल्युएशन? काफ़ी नीडी हैं, लेकिन जो है ना ये बेसिकली एस्थेटिक सर्जरी में आता है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो एस्थेटिक सर्जरी को वो नहीं करती, ना इम्प्लांट्स को वो देती है, ना एस्थेटिक सर्जरी। ऑर्थोपेडिक में भी इम्प्लांट्स आते हैं महंगे महंगे, वो नहीं लेते। तो वो उनका कंसेप्ट होता है बेसिकली जो आपकी बेसिक नीड्स है ना उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल बात बिल्कुल। तो ये कि एस्थेटिक सर्जरी में आता है। मसलन मतलब हम उस मीटिंग में जाते हैं, अब मैंने बात की है कि मैंने 3.5 लाख रुपए जो है ना वो एक मरीज पे लगाने हैं। राइट। तो वो ये कहते हैं कि आप 3.5 लाख रुपए से 20 मरीज ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये वो कंपैरिजन की वजह से चीज़ें जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं, वो नहीं आती हैं। ज़ाहिर है, देखें बात ये भी बिल्कुल एक जायज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर ऑल द बेसिक नीड्स के बाद वही नहीं कि जैसे हम नॉर्मली घरों में बात करते हैं कि आपने नीचे बुनियादें अच्छी डाली नहीं तो ऊपर जितनी मर्जी सीलिंग और LED लाइट्स या इस तरह की
इसी तरह के एग्जाम तो ये बेसिक्स में आता है, तो ये एस्थेटिक्स में नहीं आता। ये चीज़ चूँकि एस्थेटिक्स में आती है इसलिए वो चीज़ें कम होती हैं। बहरहाल कुछ NGO से मैं ट्राई करता रहता होता हूँ कि कुछ मिल जाए तो हम उसको यूज़ कर लें। उसमें शुरू में मैंने किया था तो 5 पेशेंट मैंने फ्री किए थे माशाल्लाह। उसके बाद फिर जो है ना वो ना हो सका, तो बहरहाल मतलब मुश्किल है, लेकिन कोशिश जाहिर है आप अपने एंड पे हर बंदा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि कोई नीडी इंसान है या किस तरह हम करते रहते हैं, लेकिन चूंकि बजट हमारा कम होता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आती। चलिए अच्छा सर, कुछ लाइट क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मोटापा हो गया तो थोड़ा सा आप व्यूअर्स को थोड़ा सा लाइट मूड में लेके आते हैं। एज अ सर्जन, मतलब जैसे आपकी एक अब तक की जर्नी है, पढ़ाई और देन जो है ना सर्जरी हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल, ज़ाहिर पब्लिक आपका हॉस्पिटल एंड प्राइवेट आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो ये किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं अपनी डेली रूटीन को और फैमिली लाइफ को? ये डॉक्टरों की लाइफ ज़रा वैसे ही मुश्किल होती है और सर्जन की लाइफ और ज़्यादा मुश्किल होती है। उसमें मैं कहता था, कल हमने केस किया बड़ा लंबा, तकरीबन 4-4.5 घंटे का केस था, तो हमने लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी की। आज यूजली तौर पे आमतौर पे जो है वो ओपन करते हैं, चीरा दे के यूट्रस निकालते हैं, तो हमने लेप्रोस्कोपिकली की, तो उसमें हमें 4 घंटे लग गए। सो 4 घंटे की जो मेरी वो स्टैंडिंग थी और जो मेरा स्ट्रेस था, मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ, बच्चों में PGRs को, कि ये मेरी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही, इतना स्ट्रेस और इतने हार्मोन्स और एड्रेनलिन सिक्रीट होती है कि मेरी लाइफ का एक दिन कम हो गया है, ठीक है ना। तो सर्जन की लाइफ स्ट्रेसफुल है लेकिन रिवार्डिंग भी है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं दूसरी ज़िंदगी मिले तो क्या बनूंगा, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं सर्जन ही बनूंगा। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने जो प्रोफेशन है उसको एंजॉय करें। हाँ, मैं मतलब डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर के बाद मैं ना दोबारा सर्जन ही बनूंगा। तो ये एक आपकी होती है, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर आपका ये है कि आप सर्विसेज देनी है, मतलब सुबह 8 बजे आप नस्तर पहुँचे हैं, 1:30-2 बजे तक वहाँ बैठे हैं, फिर क्लिनिक गए हैं, फिर कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, मैं मतलब घर चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, खाना खाया, रेस्ट किया, फिर आ गए, फिर शाम को ऑपरेट किया, फिर चले गए। सो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, लेकिन यह है कि रिवार्डिंग है और ऐसा चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। पहले मतलब मैं कहता था पेशेंट जो है ना बड़े खुशी आपको मिठाई दे देते थे, गिफ्ट दे जाते थे, कुछ देते, अब कोई नहीं देता। ठीक है ना, अब सिर्फ एक सजेरियन रह गया, बेचारे फीस ही दे के जो है ना वो, तो अब सिर्फ एक सजेरियन रह गया, जिसके बाद कभी मिठाई मिलती है, और पहले हर ऑपरेशन के बाद मिठाई मिलती थी। अब सिर्फ एक सजेरियन रह गया। सो चीज़ें ऐसा वक्त के साथ चेंज हो जाती हैं, लेकिन मैं आई एम सेटिस्फाइड, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, अपने उसके साथ। तो फैमिली को टाइम कम मिलता है, रात को गए हैं लेट से तो बस खाना खाया और तो फिर सोने की बारी होती है, तो टाइम डेफिनेटली कम मिलता है। बाकी यह है कि हम आउटिंग पे चले जाते हैं टाइम निकाल के, या कोई बाहर चले गए, एंजॉय कर लिया, और इस तरह है। बाकी नमाज़ें के साथ साथ मेरी सारी रूटीन चलती है, नमाज़ पढ़ी फजर की, फिर जोर की, असर, मगरिब, इशा। तो मैंने अपनी लाइफ इस तरह सेट की। माशाल्लाह सर, बच्चों की फैमिली की बात हो रही थी, बच्चे कितने हैं सर? मेरा एक ही बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, वो भी डॉक्टर? नहीं। वो प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब से सवाल हो रहा था कि जी आपके, वो कहते छोटे बच्चे की बात हो रही थी, कहते नहीं वो इंसान है, वो मजाक के तौर पे वो बता रहे थे कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, उसने ना 9वीं-10वीं में अच्छा इंसान बनाया। हाँ, 9वीं-10वीं में मैंने उसको हिफ्ज कराया माशाल्लाह। 9वीं-10वीं में जो है ना, उसने हमारी रूटीन देख के उसने फैसला कर लिया था मैं डॉक्टर नहीं बनना। हाँ, उसने साफ कह दिया था कि मैंने नहीं बनना। सही है। मैंने कहा ठीक है भाई, जो तेरा दिल का था तू बन जा। तो वो अपने नानाबू के साथ अपनी फैक्ट्री जाता है, वहाँ पे वो है, और इसलिए चूंकि उसने पढ़ाई नहीं की और काम में बिजनेस में आ गया था, तो मैंने उसकी शादी भी कर दी है माशाल्लाह। हाँ, अभी 22 साल का, मैंने उसकी शादी कर दी। ये सबसे अच्छा काम किया आपने। तो एक ही बेटा मेरा बस, और तो शादी भी एक ही है? शादी भी एक ही है। अच्छा, दोनों एक रखे हैं, बैलेंस रखा। अच्छा सर, अभी खाने की हम बात करते रहे हैं, तो आप खाने में क्या पसंद करते हैं? आपने अपनी डाइट को किस तरीके से मेरी एग्जैक्टली यही डाइट है। मसलन मैं सुबह 2 अबुले अंडे खा के आता हूँ, दोपहर को जो है ना मैंने काफ़ी सारा सलाद खाना होता है और साथ थोड़ा सा सालन, और शाम को जाके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी मैं दूध पी लेता हूँ, एक गिलास दूध पिया इसबगोल का छिलका डाल के या सेब डाल के, या कोई सालन अगर अच्छा बना हुआ है तो चम्मच से वो खा लिया। तो मैं जो का आटा रखा हुआ है, कभी दिल किया तो जौ की रोटी खा लेता हूँ। बाकी सारी चे वाली चीज़ें मैंने निकाल दी अपनी ज़िंदगी। कभी होटल में कभी जाने का इत्तेफाक हुआ तो क्या खाना पसंद करते हैं? फिर हम ये है कि मैं मेनली वो मीट चिकन, हाँ, मतलब बहुत सारी डिशेज पड़े हैं, मैंने कभी रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए। सो जहाँ चिकन पड़ा है या बोटी पड़ी है वो निकाल के बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं। हाँ, सलाद के साथ, सलाद के साथ गोश्त, बस। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी कोई कोटेशन, कोई लाइन, कोई शेर जो पसंदीदा हो ना एक बंदे का कि यार
जो अक्सर बंदा रूटीन में, या कोई गाना ऐसा जो गुनगुना लेते हों वॉशरूम में? कोई टाइम नहीं रहा जब से मोबाइल आया है ना कोई गाने का वो रहा। और छोट खैर जब मैं था हाउस जॉब में तो उस टाइम ये नया उसका गाना आया था इब्रारुल हक का, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो वो मैंने बड़ा गाया हुआ है उस जमाने में, 96-97 की बात है। अभी उसका एक और नया वर्जन भी आया, वो माइट भी आपने ना सुना, बिल्लो रिटर्न्स। अच्छा, नहीं वो भी सुनिएगा, वो भी आपको, अगर वो आपको अच्छा लगता था तो ये भी ज़रूर अच्छा लगेगा आप। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ऐसे बच्चे जो ज़ाहिर है MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और फिर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए सर्जरी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अच्छा, ऐसे है कि अब बहुत सारे फील्ड आ गए हैं। अब मैं भी किसी को स्ट्रेस नहीं करता, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है और उसके बाद टफ हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अब असल में 2 आ गए हैं सेक्टर में, हमारे ज़माने में तो नहीं था, अब 2 सेक्टर्स आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। सो पब्लिक सेक्टर में आपको कम अज़ कम मिनिमम जो एग्रीगेट चाहिए होता है 92% चाहिए होता है, 93% पे जाके बनता है। सो लिमिटेड सीट्स हैं, 1800 सीट्स हैं सारी। लेकिन बात यह है कि आपने जिस फील्ड में भी जाना है वहाँ आपने उस फील्ड के हिसाब से डेडिकेटेड होकर काम करना है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो फिर आप ये समझें कि ये वाइट कॉलर जॉब है और बहुत मेहनत तलब काम है और आपने पेशेंट्स की खिदमत करनी है। सो दिस इज़ सर्विंग, ये एक किस्म के सर्विंग जॉब है। तो अगर किसी का दिल नहीं है, अगर किसी का मूड नहीं है और उसके पास कोई और पैसे अवेलेबल हैं, चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल ना आए। मैं साफ कहता होता हूँ कि ये एक सर्विंग प्रोफेशन है। आपने पेशेंट की पोटी भी साफ़ करनी है, हम अक्सर उसकी पोटी भी साफ़ करते हैं, ची भी आया हमारे ऊपर गिरता रहता है, सर्जरी करते हैं, ब्लड भी आता है, सारा कुछ होता है। तो अगर तो आपका एटीट्यूड ऐसा है तो फिर तो आप आएँ, अदरवाइज मत आएँ। सही, ठीक है ना। आपकी वजह से मसलन रिसोर्सेज बहुत सारे ज़ाया होंगे और आपकी वजह से जो है ना बाकी लोग भी रह जाएंगे जब आप ये काम नहीं करते। तो ये आप FSC में डिसाइड कर लें। और ख़ास तौर पे सर जो फीमेल्स हमारी हैं अक्सर जो हैं वो MBBS कर लेती हैं, उसके बाद वो शादी हो जाती हैं और बच्चे पाल रही हैं। तो इन डैट सेंस हमारे तो मुल्क में वैसे डॉक्टर्स की कमी है, और फिर वो एक सीट समझें कि एक, मैं उसमें एक तरफ भी आता हूँ। अब सेकंड में जो आपका है सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा, आजकल मतलब आज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एडमिशन होने हैं, तो आजकल जो डॉक्टर प्राइवेट बनेंगे वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए में बनेगा। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहता होता हूँ कि आप 1.5 से 2 करोड़ रुपए का कोई अच्छा बिजनेस कर लें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आपने जस्ट पैसे ही कमाने, अगर आपने सिर्फ पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। राइट, ठीक है ना। एक नया वर्ड यूज शुरू होना हो गया है, वो है स्मार्ट वर्क। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, आप थोड़ा काम करें और पैसे ज़्यादा कमाइए, दिस इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, आगे AI आ रहा है सारा। सो अगर आप 1.5-2 करोड़ रुपया लगा सकते हैं ना, फिर आप डॉक्टर ना बने, राइट, फिर आप कुछ और कर लें, आप बिजनेस कर लें, कुछ और कर लें, वो ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ये फिर आपको वही सर्विंग करनी पड़ेगी आके। ठीक है ना। आजकल के जो हमारे मतलब बच्चे आते हैं अमीर घरानों से, वो फिर उस तरह काम नहीं करते। ज़ाहिर है जो 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं जिसके पेरेंट्स अपने बच्चे पे, तो वो हाँ। कोई मैं उसको मिडिल क्लास में भी कंसीडर नहीं करूँगा, वो अपर क्लास ही है। अपर क्लास की फिर अपनी चीज़ें होती हैं, अपने वो नॉर्म्स होते हैं, तो वो जैसे एक डॉक्टर का लेबल लगाने के लिए बनते हैं, तो वो मत बने। राइट, ठीक है ना। मतलब मेरा बेटा नहीं माना तो मैंने कहा ठीक है यार, तूने नहीं करना तो ना कर, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। जो डॉक्टर नहीं बनते कोई क़यामत तो नहीं आ जाती। बिल्कुल सही है। बात यह है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, बिल्कुल कि आप ये सारा कुछ करना चाहेंगे। मतलब मैंने कहा कि मैं दोबारा भी मुझे जन्म मिले तो मैं दोबारा भी ये काम करूँ, वो कहता नहीं मैंने नहीं बनना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मतलब एक तो ज़बरदस्ती नहीं है। अब जैसे आपने दूसरी बात की है वो ये है कि मसलन ये मेरी दफ़ा हुआ था जब हमारा एडमिशन हुआ था, लड़कियों का जो है ना एडमिशन ओपन हो गया था। पहले इससे पहले मेरिट होता था, स्पेसिफिक होते थे, बॉयज़ की सीट ज़्यादा थी और गर्ल्स की सीटें कम थी। उस टाइम ठीक था। तो 96 में मेरी दफ़ा जब 89 में एडमिशन हुआ, तब ये पहली दफ़ा हो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जी ओपन कर दें मेरिट। तो ओपन मेरिट में ये होता है कि जब आपके पास FSC में जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा मेहनती होती हैं, उनको काम क्यों नहीं होता। लड़कों ने, मैं वैसे कहता हूँ, आवारा होते हैं और बथेरे काम होंगे, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी कुछ कर, बिल्कुल उनके नंबर्स काम आते हैं। अब जो रेशो चलती है ना हमारे पास, मतलब इस दफ़ा जो एडमिशन है पिछले कई सालों से, वो 70% लड़कियाँ होती हैं और 30% लड़के होते हैं। अब वो 70% लड़कियों में से अगर आप 70 को 100 कर लें साल के तौर पे, तो 90% लोगों का या उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि रिश्ता अच्छा मिले। बस बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है जी। अब आपने 5 साल पढ़ा, हाउस जॉब की, उसके बाद सिर्फ एक अच्छे रिश्ते के लिए आपने जो है ना वो सारा कुछ किया है। अब उस 100 में से 90% लड़कियां फिर साइड पे हो जाएंगी शादी करके, 10% बचेंगी। अच्छा, उसमें से भी ये होता है कि जो प्रैक्टिकली आप लेट से वो फिर अच्छी पढ़ रही होती हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो जब हमारा आगे PGRs का मेरिट बनता है उसमें फिर ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, फिर वो ऊपर आ गई हैं, फिर वो उन्होंने 4-5 साल जॉब की है, PGR बन गई हैं,
उसके बाद फिर उन्होंने काम करना। सो इस तरह जो है ना बहुत सारी सीट्स ज़ाया होती हैं। एग्जैक्टली जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, एक डॉक्टर ने जो एक तो अगर मेरी सजेशन हो ना तो ये 50-50 होना चाहिए। आप ओपन मेरिट भी रखें तो ये 50-50 होना चाहिए, 50 लड़कियां 50 लड़के, ठीक है ना। इनकी रेशियो ज़रा कम होनी। लड़कों में तो अगर 50 लड़के डॉक्टर बनने हैं तो उन्होंने 50 के 50 ने ही, हाँ उन्होंने तो घर चलाना करना ही करना है, उन्होंने तो कुछ बनना ही है। तो इसलिए ये जो है ना 50-50 होना चाहिए। बात आपकी ठीक है, ये मेरे ख्याल से ओपन मेरिट नहीं होना चाहिए, ये आपके जो ना सीट्स रिजर्व होने चाहिए 50-50 पे। बल्कि पहले हमारे ज़माने में अच्छा था कि 30% लड़कियां होती थी, 70% लड़के होते थे। तो फिर पेरिफेरी का इशू हो गया है, फिर पेरिफेरी में नहीं जाना, फिर और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा है तो लोग शायद मेरी बात पसंद ना करें कि इसको आप 50-50 कर दें। जैसे आप पेरिफेरीज की बात करें, जो THQ या RHC लेवल पे जो BHUs हैं, तो वहाँ फिर ये लोग जाना जाहिर है, वहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर होता है अकेला, क्या अकेला और बाकी भी मामला हो, मेल हो वो तो चलो कर लेता है, फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस का एपिसोड है वो हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो डॉक्टर साहब ने सजेशंस दी हैं खाने के हवाले से, डाइट के हवाले से, उन पे आप लोग अमल करके अपनी ज़िंदगियों को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस, एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम सेहत सब के लिए मैं हूं